दोस्तों लाइफ में कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होता है जो पूरा हिस्ट्री को बदल कर रख देते हैं। अगर साउथ अफ्रीका में उस ट्रेन से उस दिन महात्मा गांधी को नहीं फेंका गया होता तो शायद हमारे पास हिस्ट्री कुछ अलग टाइप का होता, या फिर जमशेदजी टाटा को अगर वो 5 स्टार होटल में अगर एंट्री कर दिया होता तो शायद हमारे पास ये ताज होटल जैसे इतना रॉयल होटल एग्जिस्ट नहीं करता। एक कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक अजीब किस्सा है। एक आदमी था जिसका नाम था वर्गीस कुरियन। वो बेसिकली एक एबंडेंट चाइल्ड था और समय भी ब्रिटिश पीरियड था। तो एबंडेंट चाइल्ड था तो उसका अपब्रिंगिंग जो हुआ मिशनरीज में हुआ तो उसको थोड़ा सा अंग्रेजी बोलना लिखना आ गया था। तो अंग्रेजी बोलना आ गया था इसलिए उसको ब्रिटिश के अंडर में उसका अकाउंटिंग ये सब सारा काम वो करता था। लाइफ चल रहा था। एक दिन किसी ऑफिसर ने कुरियन को बुलाया तो ऑफिसर ने बोला, देखिए अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा है तो सोल्जर को दूध की ज़रूरत है, तो एक काम करो, गुजरात में आनंद बोल के एक जगह है, आप उधर जाओ और उधर जाके आप स्टडी करो कि उधर कितना दूध प्रोड्यूस होता है, कितना दूध मुंबई में आता है और कितना नहीं आता है। आप ऐसे एक स्टडी करके आप मुझे वीकली रिपोर्ट मुंबई में भेजते रहना। तो सरकार का आदेश था तो वो चला गया और वीकली बेसिस में वो अपना रिपोर्ट भेजते रहता था। वो कुछ हफ्ते बाद सरकार ने उसको बुलाया तो किसी ऑफिसर ने बोला, देखो हम लोग आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आप लंदन में चला जाओ और ये यूनिवर्सिटी में जाके आप पैस्चराइजेशन सीख के आओ, खर्चा हमारी तरफ से होगा। पैस्चराइजेशन होता है बेसिकली दूध का जो लाइफ साइकिल है उसको बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं। तो कुरियन ये बात सुन के सरप्राइज हो गया। तो कुरियन ने बोला कि मुझे तो पैस्चराइजेशन सीखना नहीं है। तो ब्रिटिश ऑफिसर बोला, आपको क्या सीखना है? बोला, मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स सीखना है, मुझे उसी हिसाब से मेरा लाइफ का प्लान है, मुझे ये सब नहीं सीखना है। तो ब्रिटिश आकर उसको समझाए, देखो ऐसा मौका सबको नहीं मिलता, ये बहुत रेयर है, आपको जाने का खर्चा दे रहे, रहने का खर्चा दे रहे, उधर जगह पढ़ाई करोगे, सीख के आओगे, आपके सामने एक ब्राइट फ्यूचर है, ये मौका आप गंवाना मत। तो उस दिन रात में कुरियन ने बहुत सोचा और उसने डिसाइड किया कि लाइफ मेरा है तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगला दिन वो ब्रिटिश सरकार जगह हाँ बोल दिया। तो उसको स्कॉलरशिप मिला, तो उसको शिप का टिकट मिला था, तो वो शिप का टिकट लेके वो शिप में चढ़ गया। शिप जब छोड़ने वाला था वो जहाज से वो उतर गया। वो जहाज से उतर के एक दूसरा जहाज में बैठ गया जो जहाज जा रहा था सीधे यूएस की तरफ। तो ये सीधा पहुंच गया यूएस और यूएस में उसका कुछ कनेक्शन, कुछ फ्रेंड ये सब था। तो उन लोगों के सहारे में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने लगा। और टाइम को वो उसी हिसाब से एडजस्ट किया था कि वो लंदन में उस यूनिवर्सिटी का कोर्स जब ख़त्म होगा तो उस हिसाब से वो भी अपने कोर्स को उस हिसाब से एडजस्ट करके उसी टाइमलाइन में वो इंडिया में वापस आ गया। तो इंडिया में वापस आकर ब्रिटिश सरकार को बोल दिया कि मेरा पढ़ाई हो गया। तो ब्रिटिश सरकार बोला, ठीक है आपने अभी पैस्चराइजेशन सीख लिया तो आप एक काम करो, आपको एक पैस्चराइजेशन प्लांट बनाना है। कुरियन देखा इधर तो मैं फंस गया, तो चीज़ें और भी ख़राब हो जाए। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर को जाके सब कुछ बोल दिया। तो बोला उसने, देखिए मुझे पैस्चराइजेशन सब आता नहीं है। तो ब्रिटिश ने बोला कि आप तो गए थे पढ़ाई करने के लिए। तो कुरियन ने बोला, देखो बात ऐसा है। उसने फिर सारा कहानी समझाया। तो ब्रिटिश ऑफिसर बोला, ये बात आप किसी को बताना मत, आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, ये तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा गद्दारी है, आपने उसका पैसा गंवाया है और दूसरी बार धोखा भी किया, ये बात आप किसी को मत बताना। ये इवन ये जो डिस्कशन आपको और मेरे में हो रहा है ये भी अब चुप रह जाना, कल के तरीके में अगर किसी को पता रहेगा आपका तो बैंड बज जाएगा। तो कुरियन बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो ऑफिसर ने बोला, लेकिन पैस्चराइजेशन प्लान तो आपको बनाना पड़ेगा, आप एक काम करो, आप गुजरात में चले जाओ, उधर जाके देखो कोई लोकल आदमी बा ऐसा कोई लोग है जिसको पैस्चराइजेशन का नॉलेज है, उसका हेल्प लेके आप एक प्लांट बनाओ। तो कुरियन चला गया गुजरात में गली मोहल्ला हर एक जगह में ढूंढा, उसको एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको पैस्चराइजेशन आता है। फिर कुरियन कुछ फ़ोन घुमाया इधर उधर, कोई फॉरेनर को फ़ोन घुमाया तो कहीं पर कुछ लिंक नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम एक कंपनी हुआ करता था नेस्ले। कुरियन ने अपने ब्रिटिश सरकार के थ्रू में कुछ कनेक्शन बनाया और नेस्ले का एमडी के साथ उसने मीटिंग किया। उसने नेस्ले को बोला, देखिए मुझे पैस्चराइजेशन सीखना है कि ब्रिटिश सरकार के हेल्प में हमें एक पैस्चराइजेशन प्लांट इंडिया में डालना है। तो नेस्ले ने बोला ठीक है
हम लोग प्लांट बना देंगे। तो कोरियन ने बोला ठीक है, तो फिर कैसे शुरू करें? तो बोले कुछ नहीं करना है, हम लोग प्लांट बना लेंगे और हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो रॉयल्टी होगा वो आप लोग पे करते रहना, आप लोग मतलब ब्रिटिश सरकार पे करते रहेंगे। तो कोरियन ने बोला नहीं, मुझे पैस्चराइजेशन सीखना है, सीख के मुझे खुद प्लांट डालना है। तो नेस्ले का जो एमडी था उसने कोरियन को बोला तुम बंदर लोग किसी चीज़ का सीखने का लायक नहीं हो। दोस्तों ये जो कन्वर्सेशन था और ये जो इंसल्ट था जो नेस्ले ने कोरियन को किया था, ये इंसल्ट एक हिस्ट्री को बदल दिया। तो उस दिन रात में कोरियन बहुत सोचा और उसको बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा से भी ज़्यादा वो बहुत हर्ट हुआ कि कोई किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। फिर उसने अपना न्यूक्लियर फिजिक्स का जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा गैदर किया और थोड़ा सा लाइब्रेरी गया, एक इन्फॉर्मेशन लिया कि पैस्चराइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया और अपना नॉलेज जनरेट करके उसने एक पैस्चराइजेशन प्लांट खड़ा कर दिया। और ऑब्वियसली पैस्चराइजेशन प्लांट अगर खड़ा कर दिया, किसान लोग उसके पास आने लग गया। तो किसान लोग आने लग गया तो वो सारा किसानों को इकट्ठा किया और बोला कि हम लोग आपके लिए एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। तो उसके बाद उसने जो कोऑपरेटिव बनाया था उसका नाम है कायरा मिल्क कोऑपरेटिव। दोस्तों ये कोऑपरेटिव कैसे बना और उसके पीछे जो संघर्ष था उसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो एक बहुत अच्छा मूवी है सैम बेनेगल की, मंथन बोल के। यूट्यूब में वो फ्रीली अवेलेबल है और उसका डिटेल में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हूँ। अगर आपको देखना है तो आप इजीली उस लिंक के थ्रू में जा सकते हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों एक अजीब किस्सा है। एक बहुत फेमस राइटर है जिसका नाम है आर.एन. भास्कर। 60s का टाइम था तो उस टाइम वो कोरियन के पास जाते थे मिलने के लिए शाम के टाइम, और शाम के टाइम कोरियन एक व्हिस्की का ग्लास लेके धीरे धीरे सिप लेते रहता है। कभी कभी एक ग्लास की जगह में 2 ग्लास होता था, व्हिस्की या राम कुछ भी पीते रहता था। तो ऐसे एक शाम था, कोरियन ड्रिंक कर रहा था, उसके सामने भास्कर बैठा हुआ था। तो कोरियन ने वो सोच के बोला, भास्कर आपको ये जान के हैरान होगा कि अगले 10 सालों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस कंट्री बनेगा। तो भास्कर ने मुंडी ऐसे हिलाया और बोला हाँ हो सकता है। 2 मिनट चुप रहा। 2 मिनट बाद ग्लास को पटक के कोरियन चिल्ला के बोला, ये मुंडी हिला हिला के क्या बोल रहा हो, तुम क्या गाय हो क्या, पूछो ना कैसे बनेगा। तो भास्कर घबरा गया, तो वो डर डर के बोला सर कैसे बनेगा। तो कोरियन ने बोला सुनो, हमारा कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट खाने का चीज़ क्या है। तो भास्कर ने बोला यही सब है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल और कुछ सब्जी अगर होता है तो सब्जी। तो उसने बोला हाँ सही बात है। तो कोरियन ने बोला कोई भी सरकार आएगा उसका सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि लोगों को 2 टाइम का रोटी मिले। खाने के साथ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि खाना अगर कम पड़ेगा देश में आंदोलन होगा तो सरकार गिर जाएगा। तो कोई भी सरकार आए उसका सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि खाने को ठीक से प्रोड्यूस हो। तो भास्कर ने बोला सही बात है। तो बोला खाने का प्रोड्यूस होगा तो यही होगा, ज्वार, बाजरा, राइस, गेहूँ, ये सब। तो उसने फिर बोला कि भास्कर आपको पता है कि 1 किलो गेहूँ या 1 किलो चावल उगाने के लिए हमारे पास 4 किलो भूसा आ जाता है। भूसा मतलब वो चावल या गेहूं का जो प्लांट होता है उसका जो डंडा होता है जो गाय या भैंस को खिलाया जाता है। तो हमारे कंट्री में ये एक नेचुरल एडवांटेज है जो किसी और कंट्री का नहीं है। किसी और कंट्री में अगर आपको गाय पालना है तो उसको अलग से उगाना पड़ता है, हमारे कंट्री में नहीं है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। फ्री में मतलब आपको वो परचेस करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल कोई प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें है नहीं। तो भास्कर ने बोला बात तो सही है, लेकिन चाइना। फिर कोरियन हंसने लगा, बोला आप सही बोल रहे हो, चाइना के पास भी ये एडवांटेज है क्योंकि वो भी राइस खाते हैं, लेकिन भगवान ने हमारा कंट्री में आशीर्वाद जो दिया ना वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। चाइना का जो खाने का पैटर्न है और जो चीज़ वो लोग खाते हैं उस हिसाब से दूध उनको पचता नहीं है, तो वो लोग दूध ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। हमारा कंट्री में दूध का कंजम्पशन ज़्यादा है और खाने का जो पैटर्न है उस हिसाब से दूध का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। तो भास्कर ने बोला बात तो आप सही बोल रहे हो। तो फिर कोरियन ने बोला कि अगर कंट्री में मिल्क प्रोड्यूस बढ़ाना है,
हमें सिर्फ 3 चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा। एक तो है कि किसानों को कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात में हमें ध्यान देना पड़ेगा। हर साल पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा नहीं भी बढ़े एटलीस्ट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर कम हो जाएगा अगले साल किसान गाय नहीं खरीदेगा, अगर गाय नहीं खरीदेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। तो बात करने वाला सही बात है। बोले दूसरा, तो कोरियन ने बोला दूसरा ये है कि मार्केट में हमेशा डिमांड ज़्यादा होना चाहिए सप्लाई से, तो हमें डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। डिमांड होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाएगा। और फाइनली तीसरा जो है, दूध या दूध का कोई भी प्रोडक्ट बाहर का कंट्री से इंपोर्ट नहीं लेना चाहिए सरकार को। अगर कल के तारीख में कोई भी मिल्क या मिल्क का प्रोडक्ट बाहर का कंट्री से इंपोर्ट किया तो हमारा प्राइस हिल जाएगा। तो उस टाइम 1960s का टाइम था, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करता था। शास्त्री जी को पता चला कि ऐसा एक आदमी है जो ये सब काम कर रहे हैं, तो उसने कोरियन को बुलाया। तो कोरियन को बोला कि आपका जो प्लांट है वो जगह मैं देखना चाहता हूँ, मैं 2-3 दिन रहना चाहता हूँ किसानों के साथ। कोरियन बोला यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाइए। तो शास्त्री जी ने अपना प्रॉमिस रखा। शास्त्री जी आया, उधर 2-3 दिन रहा झोपड़ी में किसानों के साथ रह के तो 2-3 दिन बिताया। लास्ट दिन शास्त्री जी ने बहुत इमोशनल हो गया। उसको समझ में आ गया कि कोरियन जो कर रहे हैं ना वो कुछ अजीब ही है, मतलब असंभव चीज़ कर रहे हैं। शास्त्री ने बहुत इमोशनल होकर बोला जो आप जो कर रहे हो, आप बिना सरकार का कोई भी हेल्प लेकर आप इतना बड़ा चीज़ खड़ा कर दिया। गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको सरकार से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन मांग सकते हो। तो कोरियन ने बोला सर मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा NDDB। बाहर का कंट्री से कोई भी अगर मिल्क इंडिया में आए, इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, या कोई गिफ्ट दे दे कि इंडिया पुअर कंट्री है उसको इतना मिल्क या मिल्क का प्रोडक्ट गिफ्ट दे दो, वो NDDB के थ्रू में आए। और NDDB जब ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे वो उसी रेट में बेचेंगे जो उस टाइम किसानों का मार्केट रेट है। शास्त्री को समझ में आ गया वो क्या बोलना चाह रहे हैं। शास्त्री ने बोला तुम टेंशन मत लो, मैं जाके करवाता हूँ। शास्त्री जी ने दिल्ली गया और लोगों को चिट्ठी लिखा, जो अधिकारी हैं उन लोगों को चिट्ठी लिखा और पार्लियामेंट में एक अलग से एक्ट लेके आया और NDDB का स्थापित हुआ। उसने अपना फिर स्ट्रैटेजी भी इम्प्रूव करने लग गया। उस टाइम मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए 3 बॉडी हुआ करता था, एक जो प्रोड्यूस होता था, एक प्रोसेस एंड पैकेजिंग जो करते थे, और तीसरा जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो कोरियन ने सोचा ये तीनों चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है। ऑब्वियस आंसर था जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसान लोग दूध अगर प्रोड्यूस नहीं करे ना उसका पैकेजिंग होगा ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कोरियन ने बोला अगर किसान लोग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो शेयर भी उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जितना शेयर मिलता था 1/3 तीनों बॉडी को मिलता था। तो किसान को मिलना चाहिए 50%। बाकी लोग बोला नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है, सिस्टम तो यही रहेगा। तो कोरियन ने बोला ठीक है नहीं मिलेगा तो आप छोड़ दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। उसने कायरा के अंदर खुद पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुरू कर दिया। फिर कोरियन ने देखा कि बहुत सारा कोऑपरेटिव अलग अलग होने लग गया। तो कोरियन ने जितना अलग अलग कोऑपरेटिव था सबको इकट्ठा किया और सबको एक अम्ब्रेला के अंडर में लाया और उनका नाम दिया GCMFM। और अमूल जो ब्रांड है वो GCMFM का ही एक प्रोडक्ट है। दोस्तों आज के तारीख में GCMFF दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ब्रांड है। अमूल जो ब्रांड है वो दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर ब्रांड है। आज इंडिया का जो GDP है उसमें 5.3% जो है वो मिल्क का है, और इंडिया में जो एग्रीकल्चर GDP है उसमें 24 to 25% जो है वो मिल्क का है। दोस्तों वर्गीस कुरियन जो आदमी था ना वो एक अलग ही चीज़ था। वो दुनिया का सारा इकोनॉमिक्स को बदल के रख दिया था और एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गया था। और हमें बहुत दुख होता है जब ऐसा लोगों को जिसको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको उतना अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं करते। True development is development of people, not of cows, not of milk. And to develop people, you have to involve them in the processes of development, place in their hands the instruments of development. Our people have a lot of wisdom, and when that wisdom is combined with professional management, which people like me represent, then their wisdom, the power of our people,
begins to assume direction and trust, and all becomes possible. दोस्तों आज का स्टोरी इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्यूचर में भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा या कहानी लेके आ जाऊँगा। तो तब तक थैंक यू सो मच।